मेरा नाम जुनैरा है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैं कोयटा की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा कद 4 फुट 10 इंच है और रंगत दूध की तरह गोरी है। मैं इस वक्त भी काफ़ी पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ। मेरी शादी 19 साल की उम्र में अपनी फूफू के बेटे शहरयार से हो गई, जो एक सरकारी जॉब करता है, लेकिन ये एक मिडिल क्लास फैमिली है। इसलिए शादी के बाद मेरे बाप के घर वाले मज़े ख़त्म हो गए। न मैं यहाँ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैंट शर्ट पहन सकती हूँ और न मेरे शौहर के पास गाड़ी है कि मैं अपना ड्राइविंग का शौक़ पूरा कर सकूँ। शादी की 1 साल बाद ही मेरी सास की बातें शुरू हो गईं कि लड़की हमें बच्चा नहीं दे सकती। शादी के 1 साल बाद ही शहरयार मुझसे हफ्ते में 1 मर्तबा ही मिलता था। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद वो मेरे पास आने से भी कतराने लगा और मैं इसी वजह से डिस्टर्ब रहने लगी थी। अगले 2 सालों में मेरी सास और नंदों के ताने मुझे बागी बना गए थे। सो मैंने शहरयार से शिकवे शुरू कर दिए और फिर उसे अपना फाइनल फैसला बता दिया कि मुझे रखना है तो अलग घर में रखो, वरना मुझे तलाक दे दो। इस पर शहरयार खासा परेशान रहने लगा और चंद दिनों बाद ही मुझे आकर कहा कि मैंने एक एनजीओ में आपकी बात कर ली है। वो एनजीओ सक्खर के सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रही है। अब सिर्फ 3 महीने वहाँ लगा लो ताकि मैं सारा सिस्टम सेट कर लूँ और अपने अलग घर का इंतज़ाम भी कर लूँ। मैं शादी से पहले एक एनजीओ में कुछ काम कर चुकी थी, सो अगले 3 दिन बाद मैं 6 सितंबर 2022 को कोयटा से सक्खर जा रही थी। मुझे आज़ादी की फ़िज़ा में आने का मौका मिल गया था, वगरना तो इस घर के शगज़दा माहौल में अब मेरे सांस उखड़ने लगे थे। यहाँ आते वक्त मैं अपने साथ अपना पसंदीदा लिबास पैंट शर्ट लाई थी और ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले ही दिन जीन्स और शर्ट पहन कर आई। ऑफिस के 45 साला सर नवीद मेरे दीवाने हो गए और अगले 2 रोज़ में उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए गाड़ी का बोल दिया है हेड ऑफिस को, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। सैलाब-ज़दा इलाकों के सर्वे के लिए जाते तो सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते। मेरी शादी को इस वक्त 3 साल हो गए थे और मैं इस वक्त 22 साल की थी। मैंने ऑफिस के एक लड़के दानियाल से थोड़ी बातचीत शुरू कर दी थी। दानियाल का कद 6 फीट से ज्यादा था और वो काफी खूबसूरत था। यहाँ आगाज हुए मुझे 15 दिन हो गए थे जब सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर गाड़ी की चाबी दी और साथ मुझे आज रात शहर के एक मारूफ होटल में खाने की दावत दी, तो मैंने सर को मोहब्बत से ओके कर दिया। आज मैंने एक गांव की खवातीन की मुकम्मल लिस्ट और डेटा जमा करना था और गांव जाकर एक औरत से सबके आईडी कार्ड्स लेकर आने थे। पहले तो सर ने कहा कि आप और मैं एक साथ चलते हैं, चलो थोड़ी गपशप भी लगी रहेगी। फिर जब मैं गाड़ी निकालने लगी तो सर के घर से कॉल आ गई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। सर मुझे ये कहते हुए चले गए कि ऑफिस में से किसी लड़की को साथ लेती जाओ। मैंने ऑफिस की एक लड़की को साथ चलने का कहा तो वो मुंह बनाकर चली गई। साहब की मुझ पर शफकत किसी लड़की को अच्छी नहीं लगती थी। सो मैं गाड़ी लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। यहाँ एक खाला मेरे साथ रहती थी। मैंने क्वार्टर में आकर शावर लिया और ब्लैक जीन्स के ऊपर हाफ बाजू वाली पिंक टी शर्ट पहनी और चश्मा लगाकर गाड़ी लेकर निकल गई। यहाँ पर किसी को इल्म नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि दानियाल की अदाओं से लगता था कि वो मुझसे शादी का सोच रहा है और मैंने भी किसी को बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी ये नाम की ही शादी थी। मैं अपने क्वार्टर से 3 बजे निकली थी और जिस गांव में मुझे जाना था वो शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर था, जिसमें 24 किलोमीटर पक्का रास्ता और बाकी 11 किलोमीटर कच्चा और गंदा रास्ता था, जिसमें खुसूसन सैलाब के बाद खाइयां बन गई थीं। मैं अभी रास्ते में ही थी जब सर की कॉल आई और उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि क्वार्टर वाली खाला को लेकर जा रही हूँ, जिस पर वो मुतमईन हो गए। अगर मैं बताती कि अकेली जा रही हूँ तो शायद वो वापस बुला लेते। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए आज के खाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और कल शाम को दरिया की तरफ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने उसे ओके कर दिया। मैं 5 बजे गांव पहुंच गई। मौसम खासा गर्म और हब्स ज़दा था और मुझे काम खत्म करते करते शाम हो गई। जब मैं वापसी के लिए गाड़ी में बैठी तो इतना अंधेरा छा गया था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स जलानी पड़ी। मैंने एक मस्त सा गाना लगाया और उस कच्चे रास्ते पर आहिस्ता से मेन रोड की तरफ जाने लगी। मैंने मेन रोड तक का तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था जब गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने लाख जतन किए लेकिन गाड़ी स्टार्ट न हुई। यहाँ पर मोबाइल सर्विस दस्तयाब नहीं होती थी जब तक कि मेन रोड तक न पहुँच जाते। मुझे गाड़ी चलाने के अलावा इसकी और कोई मालूमात नहीं थी। फिर भी मैं बॉनेट खोलकर इसे देखती रही, बैटरी के टर्मिनल भी चेक किए और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही।
मैंने बाहर निकलकर इधर-उधर देखा, लेकिन कहीं से ना तो कोई रोशनी नजर आती थी और ना कोई आवाज। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी की डिम लाइट्स जल रही थी और मैं उनके सामने गाड़ी से 10 फीट के फासले पर खड़ी थी, जायजा ले रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी दौरान करीब की झाड़ियों से किसी जानवर की खौफनाक और भारी आवाज उभरी। पहले तो मैं साकित खड़ी रही, फिर मैं गाड़ी की तरफ भागी और उसके अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर दिए। मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर इमरजेंसी कॉल्स का ऑप्शन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। रात के 9 बजने वाले थे जब सामने से एक इंसान आता दिखाई दिया, जो रफ्ता रफ्ता गाड़ी के करीब आ रहा था। ये तकरीबन 6.5 फीट का आदमी था, जिसने मैली सफ़ेद कमीज और वैसी ही मैली सफ़ेद धोती बांधी हुई थी। सर पर भी सफ़ेद पगड़ी थी और उसने एक शापर उठाया हुआ था। वो हैरत से गाड़ी देखता करीब आ रहा था। फिर मैं जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके सामने आ गई और बोली, चाचा, मैं एनजीओ से हूँ और आपके गांव आई थी। वापसी पर गाड़ी खराब हो गई। चाचा खामोशी और हैरत से मेरा चेहरा देखता रहा, फिर सिर्फ एक लफ्ज बोला, अच्छा, और वो फिर खामोश हो गया और अपनी निगाहों से मुझे देखने लगा। उसका खामोश अंदाज, छोटे कमजोर चेहरे पर बड़ी मूछें और गहरी सियाह रंगत से मुझे खौफ आने लगा था। वो काफी देर खामोशी के बाद बोला, मेरी जाल मर गई है, 10 साल थी गए हो। मेरी बीवी मर गई है, 10 साल हो गए हैं। मैं कुछ कुछ समझ गई थी। मेरे लिए सराइकी समझना कुछ इसलिए भी आसान था कि कोयटा में हमारे बहुत से मोहल्लेदार हिंद को बोलते थे। मैं कमरे से बाहर दरवाजे के पास खड़ी आने वाली घड़ियों के बारे में सोच रही थी और आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी कि चाचा ने कहा, आ जाओ, खाना खा लो। मैं कमरे में अंदर गई और चारपाई पर बैठ गई। चाचा ने बर्तनों में से एक बड़ी प्लेट उठाई और एक लाए गए शापर से पके हुए चावल निकाले। शापर प्लेट में उंडेलकर प्लेट मेरे साथ चारपाई पर रखकर शापर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करके बोला, खा। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, खासकर इस माहौल में। चाचा ने दूसरी बार मेरा हाथ प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया। मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा ने थोड़े से चावल खाए और प्लेट को साइड पर रखकर कपड़े से ढांप दिया और मेरे साथ बैठ गया। काफी देर बातें करने के बाद चाचा ने कहा कि तुम अब सो जाओ और मैं थोड़ा आराम कर लूं। ये कहकर वो दूसरी चारपाई पर जाकर सो गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अब यहाँ फंस चुकी हूँ और यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी खराब है। अब मैं आंखें बंद करके गहरी सोचों में डूब गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चाचा ने भी आंखें बंद कर ली थीं और कुछ देर बाद उसके खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। काफी देर बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर देखा तो तारीकी काफी हद तक खत्म हो गई थी और आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। मैं यहाँ से जाने का सोचने लगी, लेकिन मुझे ये भी इल्म नहीं था कि मेरी गाड़ी किस साइड पर खड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ चाचा के साथ अंधेरे में आई थी और मुझे ना तो रास्ते का इल्म था और ना ही गाड़ी की सिमत का। कमरे से बाहर सहन में खासी रोशनी फैल गई थी, लेकिन अभी तक सूरज तलू होने में शायद 20-25 मिनट बाकी थे। मैं चारपाई से उठी और मैंने जल्दी से अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाया। मैं सहन से बाहर निकली और सिमत का तयन करने के लिए इधर-उधर देखने लगी कि मुझे किधर जाना है। फिर मुझे एक हल्के निशान की पगडंडी जाती नजर आई, जिस तरफ से सूरज तलू हो रहा था। मैंने उसी पर चलने का फैसला किया और उसी तरफ चलने लगी। चलते चलते मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो सोचा कि कुछ वक्त यहाँ बैठकर खुद को रिलैक्स कर लूं। इसलिए मैं एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। मैंने हैंडबैग से मोबाइल निकालकर देखा तो उस पर सर्विस बिल्कुल नहीं थी। सुबह के 7:15 बज रहे थे। मैंने यहाँ से उठने की कोशिश की कि किसी तौर गाड़ी तक पहुँच जाऊँ, और उसी दौरान मेरे कानों में ट्रैक्टर के आने की आवाज़ आई। मैं फौरन उठ गई। मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की जिस तरफ से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी। फिर देखा कि ट्रैक्टर यहाँ से खासे फासले पर जा रहा है। मैं उस तक नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि मुझसे अब चला नहीं जा रहा था। फिर अनजाने में मेरा बैग वाला हाथ ऊपर उठ गया और 1-2 सेकंड बाद ही ट्रैक्टर वहीं रुक गया। मैंने उसे रुकता देखकर उस तरफ चलने की कोशिश शुरू कर दी। फिर शायद मेरी तरफ देखकर ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर मेरी तरफ मोड़ दिया, तो मैं एक ऊंची जगह पर बैठ गई। 5-6 मिनट में ट्रैक्टर मेरे करीब आकर रुक गया और उसका ड्राइवर हैरत से मेरी तरफ देखता ट्रैक्टर से उतरने लगा। दूर से शायद उसने मुझे पेंट शर्ट में देखकर लड़का समझा था, और करीब आने पर जब उसने देखा कि मैं एक फैशनेबल लड़की हूँ तो हैरान रह गया। वो मेरे करीब आया और सराइकी ज़बान में ही पूछा कि मुझे कहाँ जाना है।
मैंने उसे बता दिया कि फलां गांव से जो रास्ता मेन रोड की तरफ जाता है, उस पर मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो इधर उधर देखते हुए बोला, जो खड़ के साथ सफेद गाड़ी रात से खड़ी है? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर, जिसकी उम्र 35 साल तक लग रही थी, उसने बोला कि वो गाड़ी में रात देख आया था, रास्ते में खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी उस साइड पर है, आप गलत साइड पर जा रही हो। ट्रैक्टर ड्राइवर ने उसी तरफ इशारा किया जिस तरफ से मैं आ रही थी। फिर उसने बोला, चलो आओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं, और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर की तरफ ले आया। अब इतने ऊंचे ट्रैक्टर पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं कभी ट्रैक्टर पर बैठी नहीं थी। जब मैंने 2 बार ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश की और नाकाम रही, तो तीसरी बार मैं ऊपर सीट तक पहुंच गई और ट्रैक्टर की साइड पर बैठ गई। ड्राइवर दूसरी तरफ से घूमकर अपनी सीट पर आया और उसने ट्रैक्टर चला दिया। वो नाहमवार रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जब वो चाचा के मकान के करीब पहुंचा तो ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी एक सफ़ेद चादर मुझे दी कि इसे ओढ़ लो, हमारे इलाके में पेंट शर्ट को अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने जल्दी से चादर को इस तरह अपने गिर्द लपेटा कि मेरा सर और आधे चेहरे के साथ मैं सारी उसमें छुप गई। जब ट्रैक्टर चाचा के मकान के पास से गुजरा तो मैंने कनअखियों से मकान में देखा। चाचा इधर उधर देख रहा था। उसने शायद ट्रैक्टर में बैठे हम दोनों को देखा भी था, लेकिन मेरे ऊपर चादर होने की वजह से पहचान नहीं पाया और ट्रैक्टर उसके घर से आगे निकल गया। यहाँ से कुछ फासले पर जाने के बाद ट्रैक्टर ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता एक ऐसे टीले से उतरने लगा जहां से दूर मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दी, और एकदम मैंने चिल्लाकर कहा, वो रही मेरी गाड़ी। ड्राइवर ने बोला, मैं इसे रात देख गया था। और फिर हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। ड्राइवर ट्रैक्टर से उतरकर दूसरी साइड से आ गया और मुझे नीचे आने का बोला। मैं सीट से उतरी और अपनी गाड़ी के करीब आ गई तो ड्राइवर मुझे गौर से देखता रहा और फिर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और बोली, नज़दीक कोई मिस्त्री मिल सकता है? वो बोला, गाड़ी को तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लूंगा, वरना इसे ट्रैक्टर से खींचकर मेन रोड पर मिस्त्री के पास भी पहुंचा दूंगा। लेकिन आप मेरे दिल की बात नहीं समझ रहे। आपको देखकर ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाए आहिस्ता से बोलना शुरू किया कि मैं आपके दिल की बात समझ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। आप दिल से कह रहे हैं तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। आप अपना नंबर मुझे दे दे, मैं 2-4 दिन में तुम्हें बताऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ड्राइवर ने मुतमईन अंदाज में बोला, तुम पठान लड़की हो और पठान कभी वादा खिलाफी नहीं करते। तुम पठान वाला वादा कर रही हो तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैंने अपना सर ऊपर उठाया और अपने बाल चेहरे से झटक कर उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि एक पठानी का तुमसे वादा रहा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिर उसने अपना नंबर बताया जो मैंने उसके नाम रब नवाज पर सेव कर दिया। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोले और अपना हैंडबैग उसमें फेंक दिया और मोबाइल भी रख दिया। वो बॉनेट खोलकर कुछ देर झुका रहा, फिर अपना सर उठाकर बोला, इसका इतना मसला नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठे, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। मेरी तो जान में जान आ गई। मैं जल्दी से डगमगाती ड्राइविंग सीट पर आ गई और वो ट्रैक्टर से पिलास लेकर फिर बॉनेट में झुक गया और आवाज दी, गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो बॉनेट बंद करके मेरी साइड पर आया और बातें करता रहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा, और उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं आहिस्ता से गाड़ी चलाते मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी और फिर एक ख्याल आते ही मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा दिया। अब मैं ऑफिस के सर और क्वार्टर की खाला के लिए जहनी कहानी बनाने लगी। गाड़ी मेन रोड पर पहुंची तो मैंने रफ्तार बढ़ा दी। मैं तकरीबन 10:30 बजे शहर पहुंच गई थी और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। सो मैंने एक मशहूर दुकान के सामने गाड़ी ठहरा दी और वहां से छोले पुलाव का पार्सल ले लिया। क्वार्टर की तरफ जाने से पहले मोबाइल ऑन करके ऑफिस के एक चपरासी को कॉल करके उसे अपने क्वार्टर से ज़रूरी कागजात ले जाने का बोला। अपने क्वार्टर पहुंची तो उसका बाहर से ताला लगा था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और गाड़ी को साइड पर खड़ी करके लॉक खोला और अंदर चली गई। अगर क्वार्टर में खाला मौजूद होती तो उन्हें अलग से वजाहतें देनी पड़ती कि मैंने इतनी ज्यादा देर कहाँ लगा दी। मैं कुछ देर सोफे पर बैठी आंखें बंद करके सुकून लेती रही। इस दौरान ऑफिस का चपरासी आ गया। मैंने गांव से जमा किया गया सारा डेटा उसके हवाले कर दिया और उसे बोला कि साहब की टेबल पर रख दे। फिर मैंने सर को कॉल करके बताया कि रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। वो ऊपर से सदके वारी हो रहे थे कि मैं आता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैंने थैंक्स बोला और कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके मैं बाथरूम चली गई और खुद को फ्रेश किया। मैंने अपना लिबास चेंज किया और अपने रूम में आकर छोले पुलाव का पैकेट खोला और अपनी भूख मिटाई, साथ कोल्ड ड्रिंक भी ली। इस दौरान खाला भी आ गई।
उन्होंने रात में घर में ना आने का पूछा तो उसे बता दिया कि साइड पर गए थे और मैं सर की गाड़ी में थी जिसका हादसा हुआ और मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं। अब मैं सोने लगी हूँ। अब क्वार्टर को आगे से लॉक करके चली जाएं और शाम को आ जाना। खाला जी बेहतर कहती चली गई और मैं बेड पर लेटकर सो गई। रूम से बाहर बर्तन गिरने की आवाज पर मेरी आंख खुली और बाहर खासा अंधेरा छा गया था। मोबाइल उठाकर देखा तो सर की कॉल्स के साथ मेरे शौहर शहरियार की कॉल्स भी आई हुई थी। मैंने पहले शहरियार को बताया कि कल रात से सख्त बुखार था, अभी जागी हूँ और बेहतर हूँ। फिर सर को कॉल की तो उसने बताया कि मैं खासा परेशान था और अब आपके क्वार्टर की तरफ आने लगा था। मैंने उसे रोका कि अब बेहतर हूँ और सुबह ऑफिस आऊंगी। फिर मैं उठकर कुछ देर कमरे में चलती रही और फिर बाहर खाला के पास चली गई। खाला खाना तैयार कर रही थी। मैं उनके साथ कुछ देर बैठकर बातें करती रही और फिर बाथरूम में शावर लेने के बाद बाहर आई। खाला खाना लगाना चाह रही थी, जिसे रोका कि अभी मुझे भूख नहीं है, और फिर मैं खाला को साथ लेकर गाड़ी पर शहर घूमने चली गई। ये एक खूबसूरत शहर है और खुसूसन यहाँ दरिया के किनारे बहुत सुकून मिलता है। ताज़ा हवा के मज़े लेने और आइसक्रीम खाने के बाद हम रात 12 बजे क्वार्टर पर वापस आए, खाना खाया और सो गए। सुबह फिर वक्त पर ऑफिस चली गई जहां सर के साथ सारे लड़के, खुसूसन दानियाल, मेरे लिए परेशान थे कि मैं कल ऑफिस नहीं आई थी। दिन 12 बजे सर ने किसी काम के बहाने मुझे अपने रूम में बुलाया और रात को बाहर खाना खाने का कहा, जिसके जवाब में मैंने उसे 1-2 रोज इंतजार का बोला कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। बहरहाल सर को मेरी बात माननी थी। फिर अगले 2 रोज भी गुजर गए और मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, बल्कि अब मेरा भी दिल करने लगा था कि कहीं बाहर जाकर खाना खाना चाहिए। शाम के बाद सर नवीद मुझे लेने आ गए। मैंने उस रोज भी पेंट शर्ट पहनी थी और तेज खुशबू लगाकर जब मैं सर की गाड़ी में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मदहोश सा हो गया। फिर वो मुझे दरिया किनारे एक फास्ट फूड में ले गया जहां हमने ओपन एयर में बैठकर खाना खाया। फिर होटल का बिल पे करके सर ने कहा, वापस चलते हैं? तो मैंने बेदिली से कहा, चलिए, और उनके पीछे गाड़ी तक आ गई। रास्ते में वो मुस्कुरा मुस्कुराकर मुझे देखता रहा और मैं सारे रास्ते उसकी बातों पर बस हूं हाँ करती रही। सुबह हुई, मैं ऑफिस गई। ऑफिस में भी मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। छुट्टी से कुछ टाइम पहले लंबे कद वाले दानियाल ने मेरे ऑफिस आकर इल्तिजा की कि प्लीज आज खाना मेरे साथ खा ले, तो मैंने उसकी दावत कबूल कर ली। शाम के बाद दानियाल मोटरसाइकिल लेकर आ गया और एक होटल पर ले गया। खाने के बाद उसने पूछा कि साइकिल पर कहीं चले। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मैं उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। उसने रास्ते में इजहार किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी हल्की सी रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि पहले एक दूसरे को देख लें, फिर सोचेंगे। सुबह मैं 9 बजे बेदार हुई थी। मेरे सर में शदीद दर्द था, लेकिन मैं नहाने और नाश्ते के बाद एक हल्का सा सूट पहनकर ऑफिस चली गई। अगले 3 दिन मैंने इसी बोरियत में गुजारे। सर नवीद ने मेरी परेशानी पूछी तो उन्हें बताया कि मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं कोयटा जाना चाहती हूँ। तो सर नवीद ने कहा कि कल इस गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आप वहां से वापसी पर घर चली जाना और इतवार की शाम आ जाना, और मेरी दावत भी उस रोज़ कबूल कर लेना। सर नवीद ने अपने पर्स से 5,000 वाले 4 नोट निकाल कर दिए और मैंने उन्हें अपने हैंडबैग में रख लिए। अगले रोज़ जुम्मा था और हमको सुबह जल्दी इस गांव के लिए निकलना था। सर नवीद की कॉल आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी गाड़ी पर निकल रही हूँ और वापसी में वहां से सीधी अपने घर कोयटा की तरफ निकल जाऊंगी। मैंने बेकरी से निम्को, चिप्स, केक, बिस्किट और जूस के साथ बहुत सी चीज़ों के 2 शॉपर भर लिए थे, क्योंकि गांव में मेरी पसंद की चीज़ें दस्तयाब नहीं होती थीं और वापसी का लंबा सफ़र भी करना था। मेरा सर से मुसलसल राब्ता था और मैंने ऑफिस वाली गाड़ियों को मेन रोड पर जा पाया। इमदादी सामान के ट्रक हमारे पहुंचने से पहले गांव पहुंच चुके थे और लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ था। आज हमारे ऑफिस का सारा अमला यहीं पहुंचा हुआ था। सबने अपनी अपनी ड्यूटियां संभालनी। मैं मुतासिरीन की लिस्ट थामे, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, इस हुजूम में आवाज़ लगाई कि सब एक लाइन बना लें। हुजूम में खड़े सब लोग खामोशी से अपनी पोजीशन दुरुस्त करने